नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल और इसके साथ ही अंश भीलवाड़। जी हां, आज का दिन विशेष क्योंकि बाजार से बड़े संकेत, बाजार लगातार सुधार की ओर बढ़ता हुआ और बड़ा ही क्रूशल दिन और आने वाले कुछ दिन, मैं कहूंगा दिन नहीं, कुछ घंटे जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जी हां, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हैं उनके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और इन संकेतों के आधार पर बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी भी हमें जो फाइनल आंकड़े हैं उनका इंतजार करना होगा, लेकिन इन सब के बीच में बाजार, अगर भारतीय बाजारों को देखें तो भारतीय बाजार शानदार संकेत देते हुए, और इन सब के साथ ही यो स्टॉक्स आपका शो है तो आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन के एक हिस्से में हम कुछ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं जिसके जरिए आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। पहला एक नंबर है जिस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, इसके अलावा मैसेज करके, जो भी आपको तरीका पसंद आता हो उससे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल जरा स्पष्ट फॉर्मेट में भेजिए। पहला, अपना नाम, अपने शहर का नाम, जिस स्टॉक पे आपका सवाल है उस स्टॉक का स्पष्ट रूप से नाम, कितने भाव पे लिया है, कितनी संख्या में लिया है, और सबसे जरूरी नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, यह जरूर बताइए। हमारे एक्सपर्ट उस आधार पर आपको रणनीति बताएंगे। यही नहीं, सोशल मीडिया के अलावा आप यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को चर्चा में शामिल करते हैं। और इन सब के बीच में हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त जियोजीत फाइनेंशियल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, नमस्कार, सुप्रभात आपको। और जरा बाजार की ओर सबसे पहले लौटते हैं। तो बाजार से देखिए बेहतर संकेत, मजबूती जो है बाजार में, कल के जो आखिरी 2-3 घंटे थे वो जो मजबूती कंटिन्यू हुई, वो मजबूती आज भी कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होती हुई बाजार में आज देखिए कि किस तरह से ये तेजी नजर आ रही है। निफ्टी में देखिए 24,300 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ लगभग 100 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपाट है, 52,250 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ। आज अगर हम इस तेजी के लीडर्स की बात करें तो निफ्टी 50 गेनर्स की सूची पर सबसे पहले निगाह डालेंगे और यह बताता है टीसीएस टॉप गेनर 2.5% ऊपर। इसके अलावा इन्फोसिस यानी आईटी पॉकेट से जो मजबूती है वो नजर आ रही है। इन्फोसिस 2.5% ऊपर है। HCL टेक देखिए ये भी 2.5% ऊपर है। टेक महिंद्रा लगभग 2.25% ऊपर और विप्रो में भी लगभग 2.25% की तेजी नजर आ रही है। यानी आज के बाजार में आईटी जो पॉकेट है वो कल से भी संकेत अच्छे मिलने शुरू हो गए थे और उसका साफ तौर पर जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं उन पर असर होता है और वो हम समझ भी पा रहे हैं। दबाव कहाँ है? टाइटन पे। जी हाँ, नतीजे जो हैं उसके बाद से एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। 3% नीचे इस वक्त टाइटन। इंडसइंड बैंक का यहाँ पर लगभग मुनाफा वसूली नजर आ रही है। कल जो है वो तेजी का ट्रेंड नजर आया था। टाटा स्टील लगभग 1.25% नीचे। एसबीआई लाइफ में भी 1.25% की गिरावट है। एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम ये भी आधे से 1.25% नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है 1914 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए और 595 शेयर इस वक्त दबाव जिन पर नजर आ रहा है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी भी हमें जो है फाइनल जो है आंकड़ों का इंतजार रहेगा। जरा बताइए इस नजरिए से, चूंकि हम आईटी पॉकेट में भी खास तौर पर एक असर देख रहे हैं और वहां से जो है वो बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है, किस तरह से बाजार को देख रहे हैं आप और कहां नजर रखी जाए और क्या इस बाजार में थोड़ा धैर्य का भी परिचय देना होगा? धन्यवाद प्रशांत, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। मेरा मानना, मेरी सोच समझ और विचारधारा हमेशा ये कहती है कि जब आप शेयर बाजार में निवेश करना का निर्णय लेते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता के साथ साथ धैर्य होना बहुत ही अनिवार्य है।
क्योंकि बिना धैर्य के अगर आप शेयर बाजार में और बिना जोखिम झेलने की क्षमता न होने के परिस्थिति में अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप बहुत बड़ी तरीके से धराशायी हो सकते हैं। तो जोखिम झेलने की क्षमता और धैर्य, ये दो बहुत सक्षम और मजबूत स्तंभ है जिसका होना अनिवार्य है अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो जहां तक आपका प्रश्न है अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, तो मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा समय देना पड़ेगा हमें निर्णायक तरीके से ये समझने के लिए कि अगला राष्ट्रपति कौन बन रहा है अमेरिका का। और जब तक इस पर मोहर और सियाही नहीं हो जाती है तब तक मेरे ख्याल से किसी भी तरह के तर्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। और ये परिस्थिति सिर्फ अमेरिका के चुनाव के नहीं, दुनिया भर में जिस देश देश में चुनाव होते हैं हमारे देश के सहित मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि औपचारिक स्तर पर क्या घोषणा होती है। क्योंकि आप देखने जाएंगे तो अभी भी मैं देख रहा था कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो आंकड़े उभर करके आ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके कमला हैरिस ने भी अपनी बढ़त बढ़ाई है। और जो आंकड़ा जीतने के लिए चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए वो है 270 का। तो थोड़ा समय दे हम, और औपचारिक स्तर पर क्या घोषणा होती है ये देखना अनिवार्य होगा। आपने बताया कि इन क्षेत्र पर ध्यान होगा, तो इसमें कोई अंतरिक्ष विज्ञान नहीं है, अंतरिक्ष यान विज्ञान नहीं है जिसे हम रॉकेट साइंस कहते हैं। फार्मा और आईटी, ये दो क्षेत्र मेरे ख्याल से आज सुबह से ही चहक रहे हैं और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी चहकते रहेंगे और लोगों की नजरों में रहेंगे। बिल्कुल गौरांग, यहाँ पर थोड़ा सा और धैर्य तो रखना चाहिए। और जिस तरह से हमने बस दिखाई दे रहा है आईटी काउंटर्स में भी, उससे भी कहीं ना कहीं एक भनक मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट खैर थोड़ा सा और समय, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन चलिए सीधा जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। गुजरात से अब इमरान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। इमरान नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग, कैसे हो मैडम? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हालचाल, क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? बस बढ़िया मैडम। मेरे पास तो ये दो कंपनी के हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और आईआरबी इंफ्रा। तो आईआरबी इंफ्रा तो टूटा था, उसके बाद लिया था, तो उसके बाद भी वो कुछ डील हुई थी 3000 के ऊपर की, तो उसके बाद वापस से टूटा है, तो उसके बाद ऊपर ही नहीं आ रहा है। बताइए क्या किया है? बजाज फाइनेंस आपने 144 पे लिया है, बजाज हाँ, हाउसिंग फाइनेंस, और आईआरबी इंफ्रा है। हाँ ठीक है। अब दोनों में मुझे बताइए कि कितना आपने रुकना है? सॉरी, दोनों में कितना रुकना है, कितना और समय देना है? समय का नहीं, प्रॉफिट का है मैडम। कितना वेट करना चाहिए तो प्रॉफिट लेके निकल जाए, या फिर निकलना चाहिए, यही बताइए। चलिए गौरांग, वैसे तो लंबा नज़रिया का टेक होता है यूजुअली आपका, लेकिन अब इनको बताइए घाटा काफ़ी गहरा है, क्या सलाह होगी? धन्यवाद कविता, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो इमरान जी को मैं यही कहूंगा, पहले तो आईआरबी इंफ्रा और बजाज फाइनेंस, देखिए सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमने कवरेज नहीं रखी थी आईपीओ के समय पर भी बजाज फाइनेंस के, ना ही उसके पश्चात। आईआरबी इंफ्रा पर बहुत लंबे समय कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के बाद हमने वो कवरेज निकाल दी है। तो पहले आते हैं बजाज फाइनेंस पर। हाल ही में आईपीओ आया, आईपीओ काफी लंबे समय के बाद बजाज ग्रुप की तरफ से एक कंपनी आई। जो मूल्यांकन थे वो काफी आकर्षक थे। कामकाज को लेकर के आईपीओ के पहले और आईपीओ के पश्चात जो भी मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी है वो ये दर्शाते हैं कि इनके कारोबार जो है साल दर साल 12 से 15% के आसपास की वृद्धि होगी। और अगर यही रन रेट पकड़ी तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 2 3 4 साल में कारोबार किस हद तक आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिसे हम एचएफसी कहते हैं कविता, अनिवार्य है ब्याज दरों में कटौती आना, क्योंकि ब्याज दरें कटौती है तो जाहिर है कि लोगों की ईएमआई कम होते हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लोन बुक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रियल एस्टेट सेक्टर पर भी निर्भर है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी अच्छी करेगी। उसके साथ साथ अनुमानित इस साल के अंत तक या अगले साल तक आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती आने की पूरी पूरी संभावना है। महंगाई दर कहां पर रहती है ये मात्र एक प्रश्न चिन्ह है। तो कंपनी अच्छी है और आने वाला भविष्य अच्छा लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अब आते हैं आईआरबी इंफ्रा पर। तो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी, खास करके रोड, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, टोल कलेक्शन संभालती है कंपनी।
विशेष रूप में यहाँ पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन निर्माण कार्य क्षेत्र में ही अगर आपकी रुचि है तो वहां पर हमने एनसीसी लिमिटेड पर काफी लंबे समय से निवेश की राय दी थी। हमने हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर कई बार इसका जिक्र भी किया है। तो निर्माण कार्य में एनसीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो हमें पसंद आती है। बिल्कुल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा भविष्य नज़र आता है और इंफ्रा सेगमेंट में देखें तो एनसीसी का अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पे दे दिया गया है गौरंग जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुमित झा जुड़ चुके हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जी। 83 रुपीज में 1400 क्वांटिटी के शेयर्स हैं जी। तो सर इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, प्लीज मुझे सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। गौरंग जी, ज़रा ये आईडीएफसी फर्स्ट देखिए, इनकी खरीदारी 83 से है। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक तो वैसे 20% नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले साल के अक्टूबर से ऑलमोस्ट एक साल से देखें तो कंटिन्यूसली गिरते आ रहा है, कुछ 35% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से इसमें कंटिन्यूसली एक साल से फॉल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, दिक्कतें तो थोड़ी बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इस वित्तीय वर्ष के जो हाल ही में मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले जो नतीजे आए थे दूसरी तिमाही पे, उस पर नजर डालें तो सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही नहीं, लेकिन कुछ बैंक और एनबीएफसी में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का जो एक्सपोजर है, एमएफआई सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण है और वहां से लेकर के कुछ एनपीएस को लेकर के चिंताएं हैं, प्रोविजनिंग कुछ बड़ी है। आईडीएफसी की मैनेजमेंट ने भी मिनिस्ट्री के बाद जताया कि हाँ ये दिक्कत है, ये लेकिन ये दिक्कत जो है वो बहुत जल्द सुधार हो सकती है, और ये भी जताया था कि तीसरी चौथी तिमाही के नतीजे आने तक इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो पहली बात तो हमारी निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए। दिक्कत यह है कि इनका निवेश का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपरी स्तर है और मौजूदा स्तर करीबन 65 के आसपास। 1400 शेयर है इनके पास। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और नजरिया करीबन 1.5-2 साल का है, क्योंकि इतना समय लगेगा इस परिस्थिति से उभरने के लिए और बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, जहां तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सवाल है। तो पहले तो बने रहें, लेकिन अनिवार्य है कि ये 65 या 60 के आसपास आता है तो धीरे धीरे करके आप अपना निवेश थोड़ा बहुत बढ़ाइए। और ये बढ़ाना इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि पहले तो आपको अपना निवेश का जो स्तर है फिलहाल जो है 80 के ऊपर का, उसको नीचे लाना बहुत ही जरूरत है, जिससे आपको लंबी अवधि में एक मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। तो ये है राय इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए हमारे साथ इस वक्त एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ज़रा बाजार पे नज़रिया दीजिए, ज़रा टेक्निकल लेवल्स देखकर बताइए बाजार से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। हमने देखा था कि एक बेहतर संकेत था, लेकिन अब थोड़ी सी हमें मुनाफा वसूली भी दिख रही है, ऊपरी स्तरों से एक करेक्शन भी देखने को मिला है और बैंक निफ्टी तो फ्लैट है। बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चली जाए, उसके बाद अपनी ऑप्शन की रणनीति बताइए। देखिए प्रशांत जी, आज काफी क्रूशल डे है मार्केट के लिए और काफी वॉलेटाइल रहेगा आज मार्केट। ओवरऑल मार्केट के लिए आप देखें तो कल एक अच्छा खासा बाउंस आया लोअर लेवल से, तो 24,000 और 24,100 जो है एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। तो कोई भी डिप आता है वहां की तरफ, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो 24,500 ये लास्ट कुछ हफ्तों से एक रेजिस्टेंस के एक्ट कर रहा है, तो 24,500 की रेजिस्टेंस रहेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक ये रेंज रहेगा कंसोलिडेशन रहेगा, जब एक रेंज ब्रेक होगा उसके बाद एक मोमेंटम मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल तो इवेंट होने का वेट हो रहा है कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसा मार्केट में ट्रैक्शन आता है। आज जो ऑप्शन चैंपियन में मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो है कमिंस इंडिया का 3600 का नवंबर कॉल। कमिंस इंडिया का डेली चार्ट अगर आप देखें तो 200 डीएमए पे एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। कमिंस इंडिया पे अगर हम देखें तो ओपन लो मारुबू जो कैंडल बन रहा है
और फ्यूचर्स में लॉन्ग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। आज मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। 110 पे कमिंस इंडिया का कॉल बाय रिकमेंडेड था, थोड़ा सा ऑलरेडी मूव आ गया है, बट कोई भी डिप आता है वापस 110 115 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। 69 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा वो होगा 194 का। लॉट साइज है 150 का, तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा यहाँ पे 6150 का, और जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो होगी 12,600 की। शुक्रिया करेंगे राजेश जी। तो एक कंडीशनल जो है रणनीति रहेगी 110, मतलब यानी आपको जब कोई डिप मिलेगा 110.15 का, वहाँ पर आपको 3600 की कॉल कमिंस इंडिया की खरीदनी है और तमाम लेवल्स आपको बता दिए गए। शुक्रिया करेंगे राजेश जी जुड़ने के लिए, बाजार के साथ ही ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए हम लेकर आते हैं जो बताता है कि 90% लोग जोखिम उठाते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तिमाही नतीजों पर चर्चा करते हैं। दूसरी तिमाही में बर्जर पेंट्स के नतीजे जो आए हैं वो कमज़ोर रहे हैं। आय में मामूली बढ़त दर्ज हुई है, लेकिन मुनाफे में करीब 8% की गिरावट देखी गई है। मार्जिन भी घटा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अभिजीत रॉय भी जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। नतीजों में रेवेन्यू फ्लैट दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन भी दिखाई दिया है साल दर साल बेसिस पर। ये बताइएगा कि चैलेंजेस आपके मुताबिक क्या रही होंगे जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए हैं, और क्या किसी भी तरह की ग्रोथ आने वाली तिमाहियों में दर्ज हो सकती है? आपका पूरा आउटलुक क्या रहेगा आने वाली तिमाहियों के लिए? तो रेवेन्यू जो है वॉल्यूम में तो ग्रोथ था, वैल्यू में थोड़ा से फ्लैटिश है, क्योंकि पिछले साल हमने करीबन 5% प्राइस डिक्रीज लिया था, जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ तो आता है 4-5%, लेकिन वैल्यू ग्रोथ फ्लैट रहा। ये ट्रेंड जो है ये रिवर्स हो जाएगा Q3 में काफ़ी हद तक, और Q4 में जाके पूरी तरह ये रिवर्स होने वाला है। इसका कारण दो है। एक तो है कि Q3 में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बेटर रहेगा। अभी हाफ ईयर तक हमारे 7-8% की वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। हमारी उम्मीद यह है कि Q3 में भी अभी जो Q2 में करीबन 4-5% का रहा वॉल्यूम ग्रोथ, उससे बढ़ के 8% के करीबन 8 से 10% तक जाना चाहिए Q3 में। दूसरी बात यह है कि वैल्यू ग्रोथ में प्राइस डिक्रीज हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में, और अभी प्राइस इंक्रीज लिए हैं हमने इन द सेकंड क्वार्टर, तो ये दोनों का बिल्कुल अभिजीत जी, तो मेरा सवाल एक्चुअली Q2 रिलेटेड ही है कि अभी बारिश का मौसम था तो हमने देखा कि CC वाटर प्रूफिंग और वुड कोटिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पर और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले क्वार्टर्स में भी? इसमें हमने कंस्ट्रक्शन केमिकल और वाटरप्रूफिंग जो सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओवरऑल सेगमेंट इंडस्ट्री में भी ग्रो अच्छा कर रहा है। हमारी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है और काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी है। कुछ सारे यूनिक प्रोडक्ट्स है इस कैटेगरी में, जैसे रूफ कूल एंड सील जो हमने लॉन्च किया था करीबन 6-7 महीने पहले, हैज़ बीन डूइंग वेरी वेरी वेल इन द मार्केट। तो इसके कारण एक है हमारी वाटरप्रूफ पट्टी जो काफ़ी अच्छा करता है। देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक सीलो प्राइम जो बढ़िया चलता है। डैम स्टॉप एडवांस्ड जो वाटरप्रूफिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है जो अच्छे एक्सेप्टेंस लिया है मार्केट में, इसके कारण जो है वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। वुड कोटिंग्स में भी उस हिसाब से देखा जाए तो वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल, ग्रोइंग एट क्वाइट अ रैपिड पेस। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेहतरीन है वुड कोटिंग में, इसके कारण प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी हैज बीन वेरी वेरी हाई। तो इससे जो है वुड कोटिंग का सेल काफ़ी बढ़ गया है। बहुत बेहतर अभिजीत जी। और अब मैं सीधा जो है वो कंज्यूमर के काम की बात पूछता हूँ आपसे। पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा था कि एक प्राइस हाइक जो है वो 2.25% से ज़्यादा की आपके प्रोडक्ट्स में देखने को मिली थी। आने वाले वक्त में, आने वाले क्वार्टर्स में क्या किस तरह की प्राइस हाइक की उम्मीद की जा रही है? किसी तरह का बदलाव नज़र आ सकता है प्राइस के मोर्चे पर? और इसके साथ ही ज़रा आने वाली तिमाहियों में डिमांड को लेकर भी नज़रिया दीजिए। हमने एक प्राइस हाइक लिया था करीबन 2.5% की, जो Q2 में था। फिलहाल अभी ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी उस हिसाब से स्टेबल ही है। आई डोंट थिंक कोई प्राइस इंक्रीज की ज़रूरत है या लेने पड़ेगा हमें, यही चलेगा।
लेकिन जो प्राइस डिक्रीज हमने किया था लास्ट ईयर, उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा बाय जनवरी ऑफ दिस कमिंग ईयर। तो उससे जो वॉल्यूम वैल्यू डिफरेंशियल गैप दिखता है अभी, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और इससे क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर 10% आएगा तो वैल्यू ग्रोथ भी 10-11% आएगा। टुडे वो उल्टा हो रहा है, क्योंकि 10% वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो 5% सिर्फ वैल्यू ग्रोथ दिखता है बिकॉज ऑफ द प्राइस डिक्रीज इम्पैक्ट। तो वो ठीक हो जाएगा Q3 काफी हद तक, और Q4 में जाके पूरी तरह। जी, अब यहाँ पर जो दूसरी छमाही है और इसमें जो तिमाहियाँ हैं उस पे बताइएगा किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं, मार्जिन आउटलुक Q3 Q4 में क्या रहने की संभावना है? सेकेंड हाफ वैसे तो Q3 Q4 दोनों में वॉल्यूम ग्रोथ का इजाफा होगा, वैल्यू ग्रोथ का भी इम्प्रूवमेंट होगा, मार्जिन भी उसी के साथ साथ काफी हद तक, स्पेशली एबिटा मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन शायद वहीं पे रहे या थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, लेकिन एबिटा मार्जिन का काफी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो स्केल इम्पैक्ट है, क्योंकि जब हमारा जो मैन पावर कॉस्ट है ऑन हायर सेल बेस जब पोर्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए in the Q3 and Q4 in the margins. बिल्कुल अभिजीत जी। तो एक्चुअली मेरा सवाल अभी थोड़ा एक्सो नोबल रिलेटेड है। तो जो पेरेंट है इस कंपनी की, उन्होंने बताया है कि जो इंडिया का बिजनेस है वो बेचने देख रहे हैं। तो एक्चुअली हम जानना चाहते हैं क्या बर्जर पेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें? अगर हाँ तो इसकी फंडिंग कैसे की जाएगी? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी तक एक्सो नोबल बोला ही नहीं है क्या करने वाले हैं। वो काफी सारे स्पेकुलेशंस चल रहा है। हम स्पेकुलेशंस पे जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो उनके मन बनाने पड़ेगा उनको कि वो करना क्या चाहते हैं। वो हाफ खाली डेकोरेटिव बेचेंगे, पूरा बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, मर्जर्स करेंगे, नथिंग इज क्लियर। सो इट इज डिफिकल्ट टू कमेंट एट दिस स्टेज। बिल्कुल अभिजीत जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर पूरी चर्चा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए।